वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जहां हमने पावर शेयरिंग को छोड़ा था नेक्स्ट वीडियो में, अब उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दूसरी कंट्री, हमने पहले पार्ट में बताया कि डेमोक्रेसी एक बेहतर ढंग से अगर अप्लाई की जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, और अगर बेहतर ढंग से डेमोक्रेसी नहीं लागू होती है, फेल हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ दो कंट्री का एग्जांपल दिया। बेल्जियम, तो बेल्जियम आज एक डेवलप नेशन है ना। लाइफ स्टाइल वहाँ बेहतर है, इनकम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। वहीं श्रीलंका, तो श्रीलंका सबको पता है कि श्रीलंका इन आइलैंड नेशन, छोटा सा देश है, वहीं सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सदर्न साइड में है और तमिलनाडु के पास में है ये। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल पोजीशन, पॉपुलेशन, इथेनिक कंपोजिशन एंड रिलीजन। बेल्जियम के बारे में भी हमने पढ़ा। अब श्रीलंका का ज्योग्राफिकल पोजीशन दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द सदर्न एशिया रीजन। एशिया के सदर्न पार्ट में, मैप में आप देखे होंगे श्रीलंका को, है ना। इट हैज अबाउट 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन के साथ एक छोटा सा देश है ये। द मेजर माई सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला। अब बोला है कि मेजर जो सोशल ग्रुप है वहाँ पे श्रीलंका में किसकी है, सिन्हाला। सिन्हाला मोस्टली ये बौद्धिस्ट है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। तो 70% 4% पॉपुलेशन में इनकी हिस्सा। वहीं तमिल पीपुल 18%, और तमिल जो बोलते हैं, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वही श्रीलंका में भी बोली जाती है ना। तो 18%। द तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स। अब बोला है कि तमिल में भी 2 पार्ट है, श्रीलंका के तमिल में भी 2 पार्ट है। ये कौन कौन? द नेटिव तमिल कॉल द श्रीलंकन तमिल। नेटिव तमिल का मतलब वहाँ के वो ओरिजिनल बासिंदे हैं, है ना, श्रीलंका के ही वो लोग हैं। तो उनकी आबादी कितनी है? 13%, 18% में। अब बचा कितना? द अदर तमिल्स आर इंडियन तमिल्स हु वेर प्लांटेशन वर्कर केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, है ना, 6%। तो ये कौन लोग हैं? इंडियन तमिल, जो इंडिया से माइग्रेट हो गए कहाँ पर? श्रीलंका में। और हिस्ट्री में आपको बताया गया है कि लेबर इंडिया से माइग्रेट हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। कब? कॉलोनियल पीरियड, जब इंडिया एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, और ब्रिटिश लोग भारत से लेबर ले गए। कहाँ कहाँ ले गए? मॉरिशस ले गए, फिजी ले गए, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ले गए, मलेशिया ले गए, है ना, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में। किस लिए? प्लांटेशन वर्क के लिए। तो श्रीलंका में ये लोग क्यों गए? प्लांटेशन ऑफ टी, मोस्टली टी और रबड़, है ना, कॉफी प्लांटेशन के, मोस्टली ज़्यादातर टी प्लांटेशन के लिए इनको ले जाया गया। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट वाइल द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। अब बोल रहा है कि सिन्हाला जो भी हैं मैक्सिमम बुद्धिस्ट हैं, है ना, और जो तमिल हैं वो हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन है। अब मेजोरिटेरियन इन द श्रीलंका, मेजोरिटेरियंस इन श्रीलंका, तो श्रीलंका में क्या है? मेजोरिटी किसकी है? सिन्हाला। 74% पॉपुलेशन वहां पर सिन्हाला ग्रुप से एग्जिस्ट करता है, तो मेजोरिटी उनके हाथ में है। अब श्रीलंका बिकम द इंडिपेंडेंट कंट्री। अब आज़ादी श्रीलंका को कब मिली? 1948, इंडिया के 1 साल के बाद। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आज़ादी मिलने के बाद मोस्ट ऑफ द नेशन इन वर्ल्ड एक्सेप्टेड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज़ादी मिलने के बाद दुनिया के जितने भी देश थे सब ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, और हर कोई बेहतर चाहता है, कोई भी निम्न नहीं चाहता है दुनिया में,
So majority community should dominate the administration and government and denied equal political rights for the minority people. They were discriminated jobs and opportunity. अब most of the सिन्हाला people, जो सिन्हाला थे, तो हमारे यहाँ भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो देश के अलग अलग हिस्से से लोग चुनकर वहाँ आए और उन्होंने क्या किया, संविधान बनाया. उसी तरह श्रीलंका में भी क्या है, मोस्टली सिन्हाला ग्रुप्स ऑफ पीपल इलेक्टेड एंड दे स्टार्टेड मेकिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो जनरली उनकी जो मेजोरिटी थी, तो मेजोरिटी क्या है, अपने फेवर में कानून बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना. तो वही यहाँ पर कह रहा था मेजोरिटी कम्युनिटी शुड डोमिनेट द एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो सिन्हाला का मानना था कि हम मेजोरिटी में है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या है, हमारा डोमिनेशन चाहिए. डोमिनेशन का मतलब वर्चस्व, है ना. हम जो चाहें वो हो, है ना. जो माइनॉरिटी है वो चाहे वो ना हो. तो यहाँ दबदबा वाली, दादागिरी वाली बात आ गई, है ना. सो अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी, वो हमेशा चाहेगी कि भाई सबको समान अवसर मिले. तो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे संविधान नहीं चाहते हैं. लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी थी तो उन्होंने कानून बना लिया. अब कानून बनने के बाद क्या हुआ, दिस लीड टू सिविक स्ट्राइप्स इन श्रीलंका बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल. जब कानून बना तो कानून कैसा बनेगा, फेवर में बना सिन्हाला का, और फेवर में बना और दूसरे को इग्नोर किया गया. तो जिसको भी इग्नोर, मोस्टली तमिल को जब इग्नोर किया गया, तो जब इग्नोर किसी को हम करते हैं तो क्या होगा, या तो चुपचाप बैठ जाएगा, है ना, या सहेगा, और नहीं तो उसका विरोध करेगा. तो यहां पर क्या हुआ, अब जब विरोध होगा तो क्या होगा, स्ट्राइक, रिवॉल्ट, है ना. वहां पर क्लासेस, मतलब दोनों में झड़प होनी शुरू होगी. द तमिल डिमांडेड, अब बोला है कि उसके बाद तमिल ने पहले उन्होंने डिमांड रखा. डायरेक्ट कभी भी लड़ाई नहीं होती है, पहले समझौता करने की कोशिश किया जाता है, और समझौता नहीं होगा तब लोग क्या होते हैं, वायलेंट एक्शन लेते हैं, हिंसा और अहिंसा. तो कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करना चाहता है, अहिंसा के मार्ग से ही सुलझाना चाहता है. लेकिन अब अहिंसा से नहीं कोई मानेगा तो हिंसा लास्ट ऑप्शन होता है. तो तमिल डिमांडेड, उन्होंने क्या डिमांड किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस फॉर द तमिल, इक्वल स्टेटस फॉर द तमिल. जो स्टेटस मीन्स जो फैसिलिटी सिन्हाला को मिल रही है वो चाहते थे कि तमिल को भी इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना, इक्वल फैसिलिटी उनको भी मिले. एंड तमिल ऑल्सो रिगार्डेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. इंडिया में क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेज आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, है ना. और इस बात को लड़ाई चली हुई थी हमारे देश में जब संविधान बना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए. और राष्ट्रभाषा का जब दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, ये हर स्टेट की मजबूरी हो जाएगी कि अपने यहाँ वो हिंदी को इम्प्लीमेंट करे, है ना. वहाँ का काम काज भी हिंदी में हो सके करना पड़े. तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारे सदर्न स्टेट थे इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उनको हिंदी आती ही नहीं थी. तो यहाँ भी वही हुआ, जब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मांगा, क्योंकि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर क्या किया गया, प्रमोट कर दिया गया. इसका मतलब द पीपल हु डज नॉट नो द तमिल, हाउ दे विल गिव द एग्जामिनेशन इन सिन्हाला, कैसे एग्जाम देगा, है ना. अब अचानक मेरी उम्र 25 साल हो गई है, अब हम सिन्हाला थोड़ी, हमको कह दिया गया कि आपको तमिल में परीक्षा देना है, अचानक नियम बन गया, तो हम अब 25 साल की उम्र में तमिल पढ़ेंगे नहीं, समस्या आएगी. तो वहाँ भी इसने विरोध किया और ऑफिशियल लैंग्वेज का डिमांड किया. रीजनल ऑटोनॉमी रूल्स बाय द तमिल, तमिल स्टेट को कौन रूल करेगा, तमिलियन. रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर उनका डिमांड क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर. लेकिन श्रीलंका क्या फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था, मीन्स
ओवरऑल श्रीलंका विल बी रूल्ड बाय द सिन्हाला। लेकिन तमिल क्या डिमांड कर रहे थे? सेल्फ ऑटोनॉमी, मीन्स तमिल रीजन मस्ट बी रूल्ड बाय द तमिलियंस। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, द श्रीलंकन तमिल स्टार्टेड पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 1980। जब गवर्नमेंट, ये नियम बना कब? 1956 और 1980 शांतिपूर्वक डिमांड होता रहा, सिन्हाला गवर्नमेंट नहीं मानती रही, और 19 जब उनको लगा कि ये सरकार नहीं मानने वाली है, तो अराउंड 1980 तक क्या हुआ? दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वाई? टू फाइट अगेंस्ट द सिन्हाला। किस लिए? द डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। अब किस लिए लड़ना चाहते थे? सेपरेट स्टेट। वो बोले कि हमको सेपरेट स्टेट दे दीजिए, है ना, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका तमिल एल्लम। अब बोला है कि तमिल कहां रहते थे श्रीलंका में? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट तमिलनाडु के करीब है, वहां से यहाँ, हमारे यहाँ से लोग तमिल माइग्रेट कर दिए, और ईस्टर्न पार्ट, है ना, तो उस स्टेट का नाम क्या रखा गया? तमिल इल्लम, है ना। एज ए रिजल्ट सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड LTTE। इसका नाम आप सुने होंगे, है ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने राजीव गांधी की हत्या की थी, है ना, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म लिबरेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम। इसको मार्क कर लेते हैं। है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या था? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द तमिलियन। किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया? टू फाइट अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट इनके डिमांड को पूरा नहीं कर रही थी। इनका डिमांड क्या था? तमिल लैंग्वेज शुड बी मस्ट बी गिवन द ऑफिशियल लैंग्वेज, मस्ट बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड ऑटोनॉमी स्टेट ऑफ तमिलियन। ये दो डिमांड थे कि तमिलियन के एक ऑटोनॉमी स्टेट हो और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए श्रीलंका में। लेकिन सिन्हाला गवर्नमेंट नहीं मानी। न मानने का परिणाम हुआ कि LTTE ऑर्गेनाइजेशन बना, है ना। इसका फुल फॉर्म लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम। और जब ये लड़ रहे थे श्रीलंका में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इनसे लड़ने के लिए अपनी आर्मी को भेजा, LTTE के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और उससे वो नाराज हो गए कि हम भारत के हम भी बासिंदे हैं और हमारे प्रधानमंत्री क्या है, हमारे अगेंस्ट, हमारे सपोर्ट में खड़े होकर ना होकर हमारे अगेंस्ट में खड़े हो गए, और इसीलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन अब आगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों डिजायरेबल है? पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पहला यहां पर रीजन बताया गया है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। झगड़े का जो चांसेस है उसको क्या करता है? कम कर देता है। झगड़ा क्यों होता है? किसी को ज्यादा पावर मिल गया, किसी को कम मिल गया, कोई एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, है ना। तो पावर शेयरिंग हर व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है। सोशल ग्रुप्स, तो पावर इससे बिटवीन, अब इंडिया, सपोज करो इंडिया, तो इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑन द
बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, है ना, लैंग्वेज, है ना, सबके आधार पर ग्रुप्स अलग अलग है ना, और सबको पावर, पुरुष को पावर दे दिया जाए, महिलाओं को छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? महिलाएं लड़ेंगी अपने अधिकार के लिए, विरोध होगा देश में, या किसी को इग्नोर कर दिया जाए तो सेम सिचुएशन। तो इसीलिए पावर शेयरिंग मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सोशल कम्युनिटी। पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। स्टेबिलिटी, इफ एवरीबॉडी विल बी गिवन इक्वल चांसेस, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, है ना। स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सी स्टेबल नहीं होती है? जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए काम करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? डिफरेंट सोशल ग्रुप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन सबके लिए समान रूप से बिना भेदभाव का काम कर रही है सरकार, तो ऐसी सरकार क्या है? ज़्यादा स्टेबल होती है ना, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बिना पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी संभव है ही नहीं, है ना। हम कहें कि अपने देश में हमारा डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की भी रैंकिंग होती है ना। इंडिया की डेमोक्रेटिक में रैंक गिरी है ना, हमारी रैंक गिरी है। क्यों गिरी है? पावर शेयरिंग इक्वल नहीं है ना। तो इस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहां पर नेक्स्ट, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना, फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, है ना। तो हर सिटीजन क्या चाहता है? जो सरकार है वो जिम्मेवार हो, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब होगी? जिम्मेदारी सरकार कब लेगी? When each and every citizen participation will be ensured, हर सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा। और पार्टिसिपेशन इंश्योर कैसे होगा? थ्रू वोट, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब हम लागू करेंगे, सब व्यक्ति को वोट देने का जब अधिकार होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज इंश्योर्ड। इसके बाद रीजन्स फॉर द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए रीजन क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग तो प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन। अब यहां पर दो रीजन डिस्कस किए गए हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग, यहां पर क्या है? वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी? रिड्यूसेस सोशल conflict among the social group. The reason according to the rules and regulation, है ना। तो पावर शेयरिंग क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। जहां जितना ज़्यादा पावर शेयरिंग होगा, हर वर्ग को शामिल किया जाएगा, वहां कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा नहीं होगा, है ना, दंगे फसाद नहीं होंगे। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अब समाज आपस में ही लड़ते रहेगा, तो वो देश विकास कैसे करेगा? जिस घर में रोज झगड़ा हो रहा है, तो उस घर का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह जिस देश में डेली दंगा फसाद होगा, उस देश का विकास, अब मैप दुनिया का उठाकर देख लो, जो भी कंट्री जितनी डेवलप है, वो क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है ना। तो शांति ही विकास का रास्ता है ना। इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड नेशनल यूनिटी। व्हेन स्टेबल गवर्नमेंट विल बी देयर, सो पॉलिटिकल ऑर्डर,
जो भी सरकार बनेगी पूर्ण रूप से अपने काम को कर पाएगी, है ना। गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तभी कोई काम प्रॉपर तरीके से होगा। सरकार बनी और गिर गई, फिर अगली सरकार बनी, कोई भरोसा नहीं कितने दिन जाएगा, कोई भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, है ना। तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स विल बी मेड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट विल बी स्टेबल। नेक्स्ट, मॉरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। मॉरल रीजन, मॉरल वैल्यू आप पढ़ते ही हो, है ना। नैतिकता हमारी क्या बनती है, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है ना, नैतिक रूप से क्यों जरूरी है। इट प्रमोट द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। इट प्रमोट द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब नैतिक जिम्मेवारी है ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर लागू नहीं किया गया है। आप हर व्यक्ति को देश में जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, इट प्रमोट द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ द स्पिरिट मीन्स व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमको क्या देती है, तो हमको भी आगे वाली पीढ़ियों को सिखाना है ना, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है। एंड democracy involves sharing power with those affected by its exercise and effect. Democracy means sharing of the power. Each and every citizen of India must be shared the power, means they must be a part of the democracy. Nobody can be ignored in a country, है ना। देश डेमोक्रेसी तभी है जब हर व्यक्ति क्या है, हिस्सा है, कहीं भी भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये नैतिक जिम्मेवारी है, हर चीज सरकार नहीं करेगी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आवर मोरल ड्यूटी क्या है, डू नॉट प्रमोट द, यहां पर हमको प्रमोट नहीं करना, क्या भेदभाव नहीं करना है ना, भेदभाव देश में नहीं करना है। ये नैतिक जिम्मेवारी है, सब मिल कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है यहाँ पे। अब पीपुल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्नड एंड पीपुल मस्ट बी कंसल्टेड। मोरल ड्यूटी, गवर्नमेंट की भी मोरल ड्यूटी है, बिफोर मेकिंग अप एनी लॉ एंड पॉलिसी गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट द पीपुल। किसी के लिए भी नियम बना रहे हैं हम, किसानों के लिए बना रहे हैं, तो किसानों से हमको कंसल्ट करना चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या लेबर्स के लिए, है ना, किसी के लिए, महिलाओं के लिए, तो उनसे कंसल्ट, सारी देश की महिलाओं से कंसल्ट करना या किसानों से संभव नहीं है, लेकिन जो लीडर हैं, है ना, उनसे कंसल्ट, वही यहाँ पर फोकस कर रहा है। अब ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 10th. सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट. देयर आर 5 chapters in class 10th and you know all the chapters. First, power sharing. Second, federalism. Third, gender, religion and caste. Fourth, political parties. And fifth, outcomes of the democracy. And there are 4 units, and from every unit 5 marks will be given in the examination. So we will start from the power sharing. This is the first chapter and it is all about the power. When human civilization started, so human being mostly he was interested in the acquiring of the power. जब इंसान ने यहाँ पर सभ्यता बनाई और सभ्य हो गया और सेटलमेंट शुरू किया उसने, तो उसने पावर एक महत्वपूर्ण
रोल था इंसान का, पावर को एक्वायर करना, किस तरह हम पावर को एक्वायर करें। कोई भी इंसान पावरलेस नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है कि हमारे पास पावर रहे। क्यों? क्योंकि पावर ही इंसान को एक इज्जत दिलाती है और समाज में वो रुतबा हासिल कर पाता है जो हर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास भी पावर हो, हमको भी लोग पूछें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है और वहां पर वाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट सबको पता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था पूरी दुनिया में, क्योंकि इसने डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की नींव रखी पूरी दुनिया में। और प्रजातंत्र की नींव रखने का परिणाम यह हुआ कि आज धीरे 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 मैक्सिमम कंट्री दुनिया में डेमोक्रेसी को अपना चुके हैं। तो व्हाई पीपुल आर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी? देयर आर सर्टन थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, क्योंकि इसको एक बेहतरीन शासन प्रणाली बनाता है। तो यहां से हम देखेंगे पावर शेयरिंग। फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ? इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल कंट्री फॉलो द डेमोक्रेसी, नॉट बिन ऑल, फ्यू कंट्री हु डज नॉट फॉलो द डेमोक्रेसी, लेकिन मैक्सिमम कंट्री दुनिया में डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को वो फॉलो करता है। द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द पावर शेयरिंग बाय द पीपुल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब स्पिरिट ऑफ पावर शेयरिंग इन द डेमोक्रेसी लाइज इन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब स्पिरिट ऑफ पावर शेयरिंग का यहां का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के संभव है ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि एवरी पीपुल शुड गेट द डिफरेंट लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जितने भी राइट्स हैं, अगर एक भी व्यक्ति उस देश में अगर वंचित रह जाता है तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्या मतलब रह जाता है? और कोई भी देश में डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप रहते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। तो भेदभाव कहीं नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का पहला नियम है कि सबको समान स्तर से देखना होगा, है ना। सबको अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार उच्च वर्ग प्राप्त किया हुआ है वो निम्न वर्ग के व्यक्ति को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। तो वही यहां पर कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द पावर शेयरिंग ऑफ द पीपुल एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। कॉन्फ्लिक्ट, समाज में भेदभाव, झगड़ा क्यों होता है? पावर को लेकर। जिसके पास पावर रहेगा वो एक्सप्लॉइट करता है, और जिसके पास पावर नहीं है वो एक्सप्लॉइट होता है। और जो भी व्यक्ति एक्सप्लॉइट होता है वो उसका विरोध करेगा। किसी को भी एक्सप्लॉइटेशन अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सारे राइट्स मिले, अधिकार मिले। आप लोग भी ये चाहते होंगे कि घर में हमको तरह तरह का अधिकार मिले। तो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब सब व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा। समान जब अधिकार दिया जाएगा तो क्या है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट की कोई संभावना ही नहीं आगे बढ़ने। सपोज समान अधिकार का मतलब राइट टू इक्वलिटी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे कैसे बढ़ोगे? आप आगे अच्छी पढ़ाई करोगे और समान अवसर मिलेगा आपको। कि खूब अच्छी पढ़ाई पढ़े और अवसर समान नहीं मिला तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप? तो राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। करने का मतलब क्या है यहां पे कि जो भी स्टेप आप लेना चाहते हो अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को गाली दे दिए, है ना। तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आप क्या करना चाहते हो उसमें कोई रुकावट नहीं हो, है ना। तो यहां फ्रीडम दिया गया है। अब आगे यहां पर फोर्थ पॉइंट, इट इज द गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। इफ एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड, हमारा हर चीज पूरा हो रहा है ना। हमको आजादी मिली हुई है, जो चाहते हैं कर सकते हैं,
हमको समानता का अधिकार मिला है, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, एजुकेशन का आपको राइट्स मिला हुआ है। तो ये क्या करेगा, हर व्यक्ति सेटिस्फाई होगा, किसी को किसी से नाराजगी नहीं होगी, और जब नाराज नहीं होगा, हर व्यक्ति सेटिस्फाई होगा, तो क्या होगा, पॉलिटिकल ऑर्डर, जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो स्टेबल होंगे, गवर्नमेंट भी स्टेबल होगी, क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया है, एक स्टेप्स के अनुसार काम करेगी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहां पावर शेयरिंग में सेकंड एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पावर शेयरिंग अगर अच्छी तरह किया जाए तो उस देश का, वो देश कैसा होता है, और जहां पावर शेयरिंग ढंग से ना हो वो देश कैसा होता है। तो देश को हम कैसे मेजर करते हैं, देश अच्छा है या बुरा है, आप कैसे मेजर करोगे? डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेप क्या है, डेवलपमेंट, और दूसरा स्टेप राइट्स। हमारे पास खूब पैसा हो और हमको कोई अधिकार ना हो, तो फिर क्या है, ऐसे देश में कोई नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फ्री हूं, फ्रीडम हमको मिले, समानता का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले हमको। तो यहां पर दो कंट्री का एग्जांपल दिया हुआ, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। बेल्जियम आपको पता है, इट्स एन यूरोपियन कंट्री। So Belgium is an European country and it is smaller than the state of हरियाणा। हरियाणा से भी एक छोटा देश है ना, और आज एक डेवलप नेशन है। तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े कि यूरोप का कोई भी देश क्या था, डेवलप नहीं था, गरीबी थी, लेकिन डेवलपमेंट हुआ कैसे? तो यहां पर ज्योग्राफिकल पोजीशन में दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल स्मॉल कंट्री इन यूरोप। मैं आपको बताया कि हरियाणा से भी छोटा देश है। शेयर्स बॉर्डर विद द नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। ये बॉर्डर किससे शेयर करता है? नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। एरिया एंड पॉपुलेशन, तो एरिया बहुत छोटा सा देश है। इथेनिक कंपोजिशन, इथेनिक मतलब रिलीजियस जो कंपोजिशन है यहां पर, तो कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स। यहां पर 2 रीजन में बटा हुआ है। फर्स्ट फ्लेमिश रीजन, उसी देश में 2 भाग हैं, है ना। तो फ्लेमिश रीजन जहां पर डच स्पीकिंग पीपुल, 59% जो पॉपुलेशन है देश में, वो कौन किसका है? डच स्पीकिंग। जो डच कहां की भाषा है? डेनमार्क। तो डच स्पीकिंग पीपुल वहां पर रहते हैं। एंड रेस्ट वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन 40% पॉपुलेशन को होल्ड करता है। और यहां पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल, जो फ्रेंच स्पीकिंग है, वो यहां पर रहते हैं। 1% पीपुल बिलोंग्स टू द बेल्जियम, स्पीक्स जर्मनी से बिलोंग करते हैं 1% लोग, जो जर्मन भाषा बोलते हैं वहां पर। अब इन द कैपिटल सिटी, अब इस देश का 2 भाग है, एक रूरल पार्ट, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? डच स्पीकिंग, और दूसरा फ्रेंच स्पीकिंग, जिनकी पॉपुलेशन 40% है। लेकिन जो कैपिटल सिटी है, इस देश की जो राजधानी है, वहां पर ये उल्टा हो गया, है ना। अब यहां पे आबादी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्रेंच वहां पर 80% ब्रसल्स में रहते हैं और 20% डच। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि मेजोरिटी इन द कंट्री डच स्पीकिंग इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन। जो डच लोग हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर नहीं है ना, गरीब लोग। और कैपिटल मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो फ्रेंच बोलते हैं वो ज्यादातर कहां रहते हैं? ब्रसेल्स सिटी में, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो रिच पीपुल है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग पीपुल। तो इस अब यहां पर क्या है कि जो भी पैसे वाला होता है वो गांव में रहना नहीं चाहता है, स्वाभाविक सी बात है, वो शहर में शिफ्ट होगा, है ना, क्योंकि सबको फैसिलिटी चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए।
So French people relatively rich and powerful. In comparison to Dutch people, French people are rich and powerful. जिसके पास पैसा है, पावर, दोनों में क्या है, गहरा नाता है ना। पैसा आएगा तो पावर आएगा ही। अब इसके आगे एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, तो किस तरह यहां पर एकोमोडेट किया गया है ना, इस देश को बसाया गया। तो फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हाउ द डेमोक्रेसी एडॉप्टेड इन बेल्जियम, डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने के लिए वी हैव टू मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशन। डेमोक्रेसी कैसे एडॉप्ट होगी, कह देने से थोड़ी सरकार ये हो जाएगा, कहने में उसके लिए एक नियम बनाना पड़ता है। डेमोक्रेसी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नियम है ना। डिक्टेटरशिप है तो पर्टिकुलर नियम है, वहां पर तो मोनार्ची है उसके लिए अलग रूल्स है। तो यहां डेमोक्रेसी, जब डेनमार्क बेल्जियम जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो उसने अपने रूल्स को बदला है ना। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर मस्ट बी इक्वली डिवाइड। इक्वलिटी पॉसिबल कैसे होगी, जब दोनों लोग बराबर होंगे है ना। कहां, इन द असेंबली है ना। तो असेंबली में बराबर होंगे तभी क्या होगा, पावर बैलेंस रहेगा। किसी का संख्या असेंबली में कम है और किसी का ज्यादा, तो आपको पता ही है मेजोरिटी सरकार बनाती है, और सरकार जब बनेगी मेजोरिटी की तो क्या होगा, वो अपने फेवर में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा है ना। लेकिन जब इक्वल होगा तो यहां पर क्या किया जाएगा, दोनों को कंसल्ट किया जाएगा। डच से भी हमको कंसल्ट करना पड़ेगा और फ्रेंच से भी। 50%, तो दोनों को 50% में डिवाइड कर दिया गया। मेंबर कहां से आएंगे, 50% फ्रॉम द डच स्पीकिंग ग्रुप्स एंड 50% फ्रॉम द फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप। और सरकार कब बनेगी, मोर देन 50+ मेजोरिटी चाहिए। अब यहां नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अल्टीमेटली। अब क्योंकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन अल्टीमेटली नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, गवर्नमेंट बनाने के लिए मोर देन 50% सीट्स या मेंबर्स चाहिए हमको। तो 50% फ्रेंच होकर भी अपना गवर्नमेंट नहीं बना सकता जब तक उसमें डच मेंबर शामिल नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, कोई एक कम्युनिटी अपने लिए डिसीजन नहीं बना सकती। और रूल्स बनाने के लिए आपको पता है कि 50% मेंबर का सपोर्ट चाहिए। एक भी मेंबर अगर उसको सपोर्ट नहीं करता है तो कोई भी नियम पार्लियामेंट में नहीं बन सकता, रूल्स नहीं बन सकते। तो वहां पर अब यहां पर साफ हो गया कि डिसीजन कोई भी कम्युनिटी अपने फेवर में नहीं बना सकती, किसी का पावर नहीं है ना। दोनों को शेयर करना पड़ेगा, यहां मजबूरी हो गई। विदाउट शेयरिंग पावर नो कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन। अब सेकेंड पॉइंट दिया है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया। इंडिया में भी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी का सबऑर्डिनेट होता है तो यहां पर क्या होता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा उसको, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट, आप पढ़े हो कि स्टेट गवर्नमेंट का अलग काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग काम होता है। डिवीजन ऑफ द पावर क्यों डिवाइड किया जाता है, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। एक व्यक्ति है, एक काम है और दो व्यक्तियों को हम दे दिए, है ना। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि मैं करूंगा ज्यादा, वो कहेगा कि मैं कम करूंगा तुम ज्यादा करोगे, वो कहेगा कि मैं कम करूंगा तुम ज्यादा करोगे।
इसलिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का सिंपल तरीका है कि वर्क को या पावर को आप डिवाइड कर दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अलग हो जाएगी तो वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, इसमें झगड़े का कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो यहां पर वही दिखाया गया है कि गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिफरेंट पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज डिफरेंट पावर, है ना। तो पावर जब डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल नहीं उठता। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग हो जाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ज्यादा पावर दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के पावर को लेता है ना, और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द responsibility of the central government? To secure the border of the nation, to collect the taxes, foreign affairs, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो देश के लेवल पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू सिक्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी, पुलिस कंट्रोल में थे, लैंड रेवेन्यू, है ना, लैंड सेटलमेंट। तो इस तरह जो स्टेट इंपॉर्टेंस का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, स्टेट से ज्यादा जुड़ा होता है ना, सेंटर से कम। तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर बात ध्यान दिया जाता है कि लोएस्ट लेवल से लोगों का जुड़ाव ज्यादा होता है। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है तो हमारी क्या है, डे टू डे जो लाइफ अफेयर है वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। गांव की सड़कें हैं, साफ सफाई है ना, सैनिटेशन व्यवस्था है। तो ये डेली जो सर्विसेज है, तो हम डेली हम लखनऊ और दिल्ली थोड़ी चले जाएंगे, ग्राम प्रधान के पास ही न जाएंगे, उससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो लखनऊ जाएंगे, फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा तो दिल्ली जाएंगे। तो इस तरह इसको डिवाइड किया गया है पावर को। अब ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी का मतलब डच एंड फ्रेंच, दो कम्युनिटी थी, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स members of the both community will be equal in the assembly, है ना। Third, the French people accepted equal representation in Brussels because the Dutch people accepted equal representation in central government. अब यहां पर बात आती है कि इन कंट्री साइड, रूरल एरिया, पॉपुलेशन ज्यादा किसका था? डच 59% एंड फ्रेंच 40%। तो यहां डच का जब पॉपुलेशन ज्यादा था तो नंबर ऑफ सीट्स कम पे कंप्रोमाइज अपने आप को क्यों करेगा? पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा सीट चाहिए उसको। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, सिटी में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा थी 80% एंड डच की वहां कम थी 20%। तो इस वजह से दोनों ने कंप्रोमाइज किया, है ना। कंप्रोमाइज का मतलब 50-50 सीट्स पर दोनों राजी हो गए। अब लास्ट पॉइंट फ्रॉम द बेल्जियम, ए थर्ड गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द डच एंड फ्रेंच एंड जर्मन पीपुल इन द चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इशू। कम्युनिटी गवर्नमेंट इंडिया में भी है, और इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट कब लाया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट को? इन 1992 कम्युनिटी गवर्नमेंट इंडिया में, मतलब लोकल गवर्नमेंट। तो थर्ड गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय डच, फ्रेंच एंड जर्मन। अब यहां पर तीनों को शामिल किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स लोकल लेवल, लोकल इशू। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसको देखती है? लोकल इशू, जो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में जिससे हमको लेना देना है ना, वो लोकल इशू होते हैं।
अब जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में गांव की सड़कें, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, साफ सफाई गांव की, है ना, ये सारी क्या है, डेली हमको इससे गुजरना है, चलने के लिए डेली हमको सड़क चाहिए। प्राइमरी बेसिक शिक्षा गांव में ही बच्चों को होती है ना, साफ सफाई, गांव साफ सुथरा चाहिए। तो ये क्या है, स्टेट लेवल हम नहीं ले जा सकते इसको, लोकल। तो वही यहाँ पर तीनों को इसमें शामिल किया गया। अब इसमें यहाँ पर दिया है कि बेल्जियम में क्या क्या लिया गया, चेंज ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इशू। लैंग्वेज पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, विच लैंग्वेज, लैंग्वेज इशू क्यों है कि एजुकेशन किसमें प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक एजुकेशन बच्चों को किसमें दिया जाता है, मदर टंग, मातृभाषा, है ना, मातृभाषा जो होती है, क्योंकि बच्चा बेहतर उसमें समझ सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम में लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, स्कूल एजुकेशन, कल्चर, हाउ टू प्रोटेक्ट द कल्चर, किस तरह हम कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड एजुकेशनल इशू, डिफरेंट एजुकेशनल इशू। सो यहां पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।